जैसा कि आप देख रहे थे, हमने 9th क्लास का पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, आज से शुरू करते हैं इसको। एक बात ये बताइए आप, पहले जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या मोशन था, मोशन के बारे में पढ़ा पूरा। तो मोशन क्यों होता है, क्यों कोई बॉडी मोशन में आ जाती है। मोशन का कारण क्या है कि भाई उसपे फोर्स लगता है। मोशन का क्या कारण है कि फोर्स लगता है, तभी बॉडी मोशन में आती है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और लॉज ऑफ मोशन की वजह से फोर्स की क्या डिफिनेशन आ रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि क्या होता है लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं, लेकिन लॉज ऑफ मोशन जो है वो फोर्स से कैसे रिलेटेड है ये नहीं बताते हैं। तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे आराम से। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे कि चलिए, मोशन जो होता है, कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसका रीजन होता है कि उसके पीछे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है। जैसे ये स्थिर है अपनी जगह पे, हमने इसमें ये फोर्स लगाया, ये मोशन में आ गई। ठीक, मोशन में आ गई क्यों, क्योंकि हमने जो है इस पे फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आई। तो इससे ये मतलब निकला कि जो फोर्स है ये मोशन की, कोई बॉडी मोशन में आने का क्या कारण है, उसमें अप्लाई किया गया जो फोर्स है उसके कारण वो बॉडी मोशन में आती है। ठीक, इसलिए फोर्स की डिफिनेशन हम देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है। फोर्स अगर बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो पुश और पुल और रिपिंग कर दीजिए, जो भी मन करे। पुश और पुल ऑन ए बॉडी पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना या हिट करना जो है वो फोर्स कहलाता है। ठीक, से आप फोर्स को महसूस कर सकते हैं, फोर्स को आप महसूस कर सकते हैं। तो फोर्स से हम क्या क्या करते हैं ये आप सोचिए। स्प्रिंग है, अगर कोई स्प्रिंग है, आपने उसको पुश किया वो छोटी हो गई, या उसी स्प्रिंग को आपने खींच लिया तो बड़ी हो गई। तो फोर्स का क्या इफेक्ट होता है ये देखिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट ये है कि इट चेंज शेप एंड साइज। इट चेंज शेप एंड साइज। ठीक है, ये शेप और साइज को चेंज कर सकता है। और क्या करता है, इट प्रोड्यूस मोशन, ये मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस मोशन। ठीक, और क्या कर सकता है फोर्स, अगर कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी तो ये उसकी स्पीड को और बढ़ा सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई आपका दोस्त चलता आ रहा, आपने उसको पीछे से धक्का दे दिया तो और तेज चलने लगेगा ना। तो क्या है कि इट्स इंक्रीज स्पीड। अच्छा, एक बात यहीं पे आप सोचिए कि अगर किसी चीज का हम स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, अगर हम किसी बॉडी की स्पीड बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा। पहले चल रही थी, उस मान लीजिए 5 की स्पीड में चल रही थी, हमने उसको बढ़ा के 10 कर दिया। ठीक, तो स्पीड में चेंज हुआ, मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब हम फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन को, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेट। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्स जो है क्या है, एक्सेलरेशन से रिलेट है। चलिए आगे क्या करते हैं, आगे है कि इट इंक्रीज द स्पीड। और क्या कर सकता है फोर्स, अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसको कम भी कर सकता है। समझ रहे ना, आपका कोई दोस्त दौड़ता आ रहा है, आपने सामने से उसको पुश कर दिया, सामने से उसको दोनों हाथ लगा के रोक दिया, या मतलब रोकते चले गए, आपको भी वो पुश कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो है कम होती चली गई।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं फोर्स से कि इट्स रिड्यूस स्पीड, ये स्पीड को कम भी करता है, इट्स रिड्यूस स्पीड। और भी हो सकता है कई चीज। ये हम काम कैसे करते हैं, फोर्स के द्वारा, फोर्स अप्लाई करके ये प्रोसेस की जाती है। ठीक, अब हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे तो उसमें है कि फोर्स दो तरीके के होते हैं। फोर्स जो है वो दो तरीके के होता है। नंबर 1 बैलेंस फोर्स और नंबर 2 अनबैलेंस फोर्स। ठीक, बैलेंस फोर्स क्या होता है आप सोचिए जरा। जैसा कि नाम से ये साफ जाहिर हो रहा है, बैलेंस फोर्स जो कि बैलेंस हो, बैलेंस फोर्स जो बैलेंस हो, और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है जो बैलेंस ना हो। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। चलिए इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताऊंगा। कि जैसे एक मेज है, मेज समझिए कि एक बैट है, बैट, तो आपकी लड़ाई हो गई अपने मित्र से, एक बैट बॉल खेल रहे थे, आपकी लड़ाई हो गई उससे, तो क्या हुआ, आप दोनों ने बैट छीनना शुरू कर दिया। ठीक है, बैट छीनना शुरू कर दिया, तो एक इधर से फोर्स लगा रहा है एक्स फोर्स, और इधर से एक आपका दोस्त लगा रहा है वाई फोर्स। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि ये बैट जो है बीच में ही है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। बैट जो है आप एक को दोस्त आपका इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है, लेकिन बैट क्या है बीच में है, बिल्कुल बीच में ही बना हुआ है। एक भी इंच इधर नहीं गया, एक भी इंच इधर नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, एक पॉइंट में भी न इधर गया ना इधर गया है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि बैलेंस फोर्स। मतलब इसमें क्या है कि जो एक्स जो आप फोर्स लगा रहे हैं और जो आपका मित्र फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स क्या है आपस में बराबर है। तो बैलेंस फोर्स क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है, फोर्स एक इधर लग रहा है दूसरा अलग लग रहा है, लेकिन इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है। तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is equal, magnitude of force is equal but the direction is opposite। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये किसमें है, बैलेंस फोर्स में। फिर इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। है इफ एक्स एंड वाई फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट है, अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, एक्स एंड वाई फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट, एक्स एंड वाई फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इन opposite direction and body and object not move in any direction, then the magnitude of both the force are equal। अगर ऐसा होगा तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का इक्वल होगा, बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस एक्स एंड वाई फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। दिस
एक्स एंड वाई फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक, आशा करता हूं मैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स क्या है कि जब हम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जिससे बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है लेकिन फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। चलिए इस बार क्या है कि हम आते हैं अनबैलेंस फोर्स पे। अनबैलेंस फोर्स इस तरह, अभी फिर से आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप जो है इस बार आपका जो मित्र है वो बहुत ही मोटा है और बहुत हैवी, मतलब इसके पास मसल्स पावर ज्यादा है आपके मित्र के पास, और आप जो है छोटे से। अब क्या हुआ, एक ही झटके में वो खींच लिया बैट, एक ही झटके में बैट खींच लिया। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? जब बैट उसने एक तरफ खींच लिया। सेम डिफिनेशन है, लिख लीजिए। इफ एक्स, इसमें पहले मैं ये लिख देता हूं क्या है इसमें। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिफरेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, मतलब एक्स जो एक्स का फोर्स है, एक्स फोर्स है ये ज्यादा है और वाई कम है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिफरेंट, एक्स के पास ज्यादा फोर्स है और वाई के पास कम फोर्स है, और डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है अपोजिट। ठीक, इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ एक्स एंड वाई फोर्स अप्लाई on object in opposite direction, and object move towards किस तरफ मूव किया? मूव टुवर्ड्स x डायरेक्शन, then magnitude of both the forces, is different, means इसका क्या मतलब हुआ कि जो मॉड ऑफ एक्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स है वो किससे? वाई से ज्यादा है। ठीक, आप इसको लिख दीजिए। मीन्स एक्स, जो एक्स के पास फोर्स है वो वाई से ज्यादा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सो दिस एक्स एंड वाई फोर्स आर कॉल्ड, एक्स एंड वाई फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। एक्स एंड वाई फोर्स क्या करेंगे अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। दिस एक्स एंड वाई फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ठीक, इसमें ये तो बड़ा आसान है, इसमें सोचने वाली बात ये है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे जो पूछा जाता है एग्जाम में, कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें मूव नहीं की बॉल, इसमें ये बैट जो है बीच में है और इसमें ये बैट मूव कर गया है। ठीक है, ऐसा क्या है? क्योंकि यहाँ फोर्स बैलेंस है, यहाँ अनबैलेंस फोर्स है। मतलब ये निकला कि अगर आपको किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो कैसा फोर्स इसमें अप्लाई होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स। कोई आप नोट कर लीजिए कि अनबैलेंस फोर्स इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ मोशन। मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, मोशन के लिए क्या जरूरी है? अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कभी मोशन नहीं ला सकता है किसी बॉडी में, बैलेंस फोर्स कभी मोशन नहीं ला सकता किसी बॉडी में, हमेशा अनबैलेंस फोर्स ही बॉडी को मूव कराएगा। ठीक, आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोई छोटा
बच्चा है और ये टेबल पे एक और रखा है, सॉरी टेबल पे छोड़िए, नीचे जमीन पे एक ईंट का टुकड़ा लगा रखा है। अब बच्चा इसको पुश कर रहा है, ठीक, ये पुश कर रहा है, लेकिन ये पुश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये पूरा फोर्स लगा रहा है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये जितना फोर्स लगा रहा है और जो ये ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन ये दोनों सेम है। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना लगभग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वही। तो क्या हुआ, यहाँ फोर्स क्या है, बैलेंस है। जितना फोर्स ये पुश करता जा रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे जो है आप आ गए और आपने तेजी से फोर्स लगाया तो मूव कर गया, तो उसका वो कंडीशन क्या हुई, जो आपने इसमें तेजी से फोर्स लगाया, आपने फोर्स इतना लगाया जो कि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। मतलब क्या कंडीशन आ गई, अनबैलेंस फोर्स की। ये फोर्स कम हो गया, आपका फोर्स, आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो ज्यादा हो गया। समझ में आ गई ना बात? आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो ज्यादा हो गया, जो पहले से फोर्स लगा था ये कम हो गया, इसलिए बॉडी मोशन में आ गई। तो इसका यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्थिर है अपनी जगह पे, आप उसको पुश कर रहे हो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। आप पुश करते जा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक समय बाद अगर आप उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे जितना उसका फ्रिक्शन फोर्स है तो आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जो मोशन की स्टेट है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे डिस्टर्ब कर दिया? अनबैलेंस फोर्स लगा के, ठीक। अनबैलेंस फोर्स क्यों लग रहा है? एक बात और ध्यान देना कि आपने अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया है, अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पे लगा है। आपने तो अपना फोर्स लगा दिया, ठीक। उस बॉडी का क्या, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, आपने भी फोर्स लगाया। अब जब आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव कर गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ गया है तो नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से जाके पॉज करके या फिर से जाके देखिएगा, और आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। क्या था कि जैसे कि स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हों या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक। थैंक यू।